Now start exercise 17th D of class 12th mathematics, chapter name differential equation. So first we will discuss some basic concept related to this exercise, then we will back to the exercise. So let's start the video from the example of this chapter. Look here, many important examples are given here. Find the general solution of each of the following equations. Y ब्रैकेट 1 प्लस एक्स डी एक्स प्लस एक्स 1 प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब ज़रा सा इन्होंने जिस तरीके से सॉल्व किया है वो आप अपनी अपनी बुक में देख के समझ सकते हैं। वो तो मेथड इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कभी कभी इस तरीके से सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो थोड़ा सा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले उसको समझ लेते हैं। हमको करना क्या है कि आपका अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया, मीन्स डेरिवेटिव ऑपरेटर है डी वाई डी एक्स ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तब तो ठीक है, वहीं से स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज जैसे यहाँ पे डी एक्स है, यहाँ पे डी वाई है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि पहले डी एक्स और डी वाई को अगर आप अलग अलग कर सकते हैं तो अलग कर लीजिए। जैसे यहाँ पर वाई आ रहा है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे 1 प्लस वाई डी वाई है। तो हमको सारे वाई वाले टर्म एक तरफ करने होते हैं डी एक्स के डी वाई के साथ, और सारे एक्स के टर्म एक जगह करने होते हैं डी एक्स के साथ, उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे। अभी कुछ अलग अलग एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलेगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें से ईजिली हम एक्स एंड वाई को सेपरेट कर सकते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि थोड़ा सा उसको रीअरेंज करना होगा। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाएंगे तो हमको ऐसा टॉपिक मिलेगा जिसमें हम एक्स एंड वाई को अलग नहीं कर सकते हैं, तो फिर उसमें होमोजीनियस इक्वेशन होगा तो वाई इज इक्वल टू बी एक्स सपोज करेंगे, या कुछ इस तरीके का टर्म सपोज करेंगे जिसको सिंप्लीफाई करने के बाद फिर हम डी वाई एंड डी एक्स के टर्म को या एक्स एंड वाई के फंक्शन को अलग अलग कर लें। बट अभी इस एक्सरसाइज में बेसिक है, तो पहले इसमें देख लेते हैं कि अगर एक्स और वाई को हम अलग कर सकते हैं तो यहीं से हमारा काम हो जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन में देखिएगा वाई 1 प्लस एक्स डी एक्स एक्स 1 प्लस वाई डी वाई। तो अब अगर इस टर्म को हम राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दें तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ एक वाई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यहाँ पर एक्स आ रहा है, तो हमको वाई डी एक्स के साथ सारे एक्स के टर्म होने चाहिए एंड डी वाई के साथ सारे वाई वाले टर्म होना चाहिए। तो अगर हम एक्स से डिवाइड कर दें और यहाँ वाई से डिवाइड कर दें तो हमारा अब इस तरीके का सोल्यूशन बन गया, जिसमें से हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ डी एक्स के साथ एक्स वाले टर्म आ रहे हैं एंड डी वाई के साथ सिर्फ वाई के टर्म आ रहे हैं। जैसे कि देखिए ये इन्होंने सिंप्लीफाई करके बना लिया। अब आप इसको 1 बाई एक्स एंड प्लस 1 अपॉन वाई प्लस वाई डी वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद सिंपली उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं वो सब लेकिन आपको लर्न होना चाहिए, तभी आप इसको इंटीग्रेट कर पाइएगा। अब बाकी इसमें इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेन मकसद इस चैप्टर का ये है कि हमको डी वाई डी एक्स को सेपरेट करना है। तो इंटीग्रेशन टॉपिक अगर आपका क्लियर होगा तो ये चैप्टर बहुत ईजी है, और अगर इंटीग्रेशन में भी प्रॉब्लम है तो पहले इंटीग्रेशन पे फोकस करिएगा, उसके बाद इस चैप्टर को सॉल्व करिएगा। अब देखिए 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन प्लस 1 का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन प्लस 1 का इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेट करने के बाद एक कांस्टेंट यूज़ कर दिया जाएगा। बट ज़रा से एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये कंफ्यूज मत होइएगा कि डी एक्स को इंटीग्रेट किया तो एक कांस्टेंट यहाँ पर आएगा, डी वाई को इंटीग्रेट किया तो एक कांस्टेंट ये आएगा, ऐसा नहीं। अगर एक साथ हमने हर स्टेप को इंटीग्रेट कर दिया तो ओवरऑल एक बार इंटीग्रेट करने पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कांस्टेंट आएगा। सपोज आपने यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाया, यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाया, तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा ना। तो 4 बार कांस्टेंट लिखने से बेटर है कि अगर पूरे इक्वेशन को या पूरे एक्सपेंशन को सिर्फ एक बार इंटीग्रेट किया गया है तो सिंपली एक बार आपको कांस्टेंट ऐड कर देना है। सपोज हायर डेरिवेटिव ऑपरेटर होगा आपका तो 2 बार इंटीग्रेट करना होगा, तो वहाँ पर एक कांस्टेंट और आएगा। बट यहाँ पर अभी सिर्फ इसको और इसको सिर्फ एक एक बार इंटीग्रेट किया जा रहा है, तो सिर्फ एक बार कांस्टेंट सी का यूज़ किया जाएगा। ठीक, अभी बस इतना ही है, और हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन इक्वेशन आपके अभी लेवल में नहीं है। तो आइए ऐसे एक कुछ एग्जाम्पल तो इस तरीके का आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगी। हम एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं तो वो एज ए सोल्यूशन भी हो जाएगा और आपको इससे कुछ हेल्प भी मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 17th D। अब इसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है, थोड़ा सा दोनों में थोड़ा थोड़ा चेंज है। तो पहले यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस वाई है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसकी हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि एक क्वेश्चन देख लिया तो वीडियो में वो सफिशिएंट है आपके लिए, नहीं। जब तक आप इसकी भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, खुद से इसकी प्रैक्टिस नहीं करते, तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आइए पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं।
ओके, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब अगर इसको हमको इंटीग्रेट करना होगा तो सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हमको x वाले टर्म dx के पास ले जाने होंगे एंड dy के साथ y के टर्म होने चाहिए, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर e के साथ x एंड y आ रहा है, dy dx आपका ऐसे है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, dy dx इज इक्वल टू ई पावर x मल्टीप्लाइड बाई ई पावर y ना। अच्छा, अब क्या करेंगे, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो dx यहाँ पे आ जाएगा, ई पावर y आपको अपॉन में आएगा। मीन्स ऐसे लिखा जाएगा dy अपॉन ई पावर y इज इक्वल टू ई पावर x dx। इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर लीजिए, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। ई पावर y आपका न्यूमरेटर के फॉर्म में जाएगा तो इसकी पावर निगेटिव हो जाएगी। मीन्स ये क्या हो जाएगा, dy ई पावर माइनस वाई इज इक्वल टू ई पावर x dx। ये इतना आपने सेपरेट कर लिया, y का टर्म एक जगह हो गया, सारे x वाले टर्म आपके एक जगह हो गए। अब हमको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ओके, जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो एक हमको कांस्टेंट मिलेगा, तो प्लस सी एक बार यहीं लगा दीजिए ताकि आपको बाद में सी लगाने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, ई पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन, अगर इंटीग्रेशन आता होगा तो इस टॉपिक को आप डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिएगा, इंटीग्रेशन नहीं आता होगा तो प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए फिर आपको इंटीग्रेशन पहले प्रिपेयर करना होगा, उसके बाद इस चैप्टर पे आना होगा। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ई पावर माइनस वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ये आंसर हो गया। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए तो इधर से इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, वो प्लस हो जाएगा, या ई पावर माइनस फाइव को ई पावर प्लस फाइव के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो डिनोमिनेटर के फॉर्म में आएगा। तो वो सिंप्लीफाई आप जिस तरीके से भी करना चाहिए वो सब यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। आइए जैसा इसको और सॉल्व करके देखते हैं। पहले ये उधर जाएगा, ई पावर वाई प्लस ई पावर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0, ये भी आंसर माना जाएगा। कभी कभी आपको कांस्टेंट के साइन के साथ प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे यहाँ पर हमने कांस्टेंट को लेफ्ट में लिखा है तो वो प्लस के फॉर्म में। आपके अकॉर्डिंग अगर अब इसको राइट में ट्रांसफर कर दे तो माइनस सी आएगा, बट माइनस सी भी एज ए कांस्टेंट है, तो वो प्लस माइनस का इशू कांस्टेंट के साथ नहीं क्रिएट होगा। आप इसको इस तरीके से लिख दीजिएगा तो ये भी आंसर माना जाएगा। और अगर इस तरीके से लिख दिया जाए, ई पावर वाई प्लस ई पावर एक्स प्लस सी, देखिए आना चाहिए था माइनस सी, बट इस माइनस सी लगाने से बेहतर है कि हम माइनस सी एज ए कांस्टेंट सपोज कर लेंगे तो भी वो कोई फ़र्क नहीं करेगा। कांस्टेंट जो आपने सपोज किया वो प्लस में लिखिए माइनस में लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। मेन मकसद ये है कि आपका जो वेरिएबल फंक्शन है उसकी पावर, रूट, साइन, मल्टीपल ये सब एग्जैक्ट होना चाहिए, कांस्टेंट कहीं भी हो वो सब चलेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। इसी तरीके से आप सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व करिएगा, उसके बाद कुछ समझ में आएगा कि काम इस चैप्टर में क्या करना है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में आप क्या करिएगा, यहाँ पे देखिए y है ना, तो इस वाले टर्म को ई पावर माइनस 2y को डिवाइड कर दीजिएगा एंड dx को x क्यूब के पास लेके चले जाइएगा, उसके बाद इंटीग्रेट कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बट माइनस टू ई पावर माइनस 2y को जब आप इंटीग्रेट करने लगिएगा तो ऐसा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सिर्फ y होता तो अलग तरीके से सॉल्व होता, ई पावर माइनस वाई होता तो अलग तरीके से सॉल्व होता। माइनस 2y दिया गया है इसलिए थोड़ा सा इंटीग्रेट करते वक्त केयरफुल रहिएगा। ठीक, ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन लगभग आपका एक जैसा है। तो सेकंड क्वेश्चन से यहाँ से y कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ से x कॉमन ले लीजिएगा, तो आप x एंड y को अलग कर लीजिएगा। हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं ना। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड को पहले नोट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होता है। ओके, ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब इसमें देखिएगा, यहाँ पर y है, यहाँ पे dy है। ठीक है, सारे y वाले टर्म हमको dy के पास लाने हैं और सारे x के टर्म हमको dx के पास लेके चलने हैं। ओके, अब देखिएगा इसमें हमने क्या किया, 1/y² से डिवाइड कर दिया और यहाँ पर जो x वाले टर्म था इसको हमने इधर डिवाइड कर दिया, तो सारे y के टर्म हमारे लेफ्ट में आ गए, सारे x वाले टर्म हमारे राइट साइड में आ जाएंगे। अब इस फंक्शन को हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो फिर से बात वही होगी, अगर से इंटीग्रेशन क्लियर होगा तो इस टॉपिक में आप आगे बढ़ पाइएगा, वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब y/1 + y² का इंटीग्रेशन कैसे होगा, x/1 - x² का इंटीग्रेशन कैसे होगा, ये आपको समझना है। तो अगर इंटीग्रेशन ज़रा सा बेटर है कि आप उसको रिवाइज करके इस टॉपिक पे आइए।
थोड़ा सा देख लेते हैं, अभी बेसिक है तो ऐसा इस टॉपिक में हम और डिटेल से चलते हैं। सबसे पहला काम 1 + y² को अगर हम कुछ सपोज कर लें, सपोज 1 + y² इज इक्वल टू t, मीन्स 2y dy इज इक्वल टू dt मिल जाएगा ना। ओके, मीन्स y dy की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt/2। ये तो हो गया y वाले फंक्शन के लिए, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर यहाँ पर 1 - x² को t सपोज किया जाए, t तो हम यहाँ पे मान चुके हैं, कुछ और सपोज कर लेते हैं। 1 - x² इज इक्वल टू v, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, -2x dx इज इक्वल टू dv। ओके, मीन्स x dx इज इक्वल टू -1/2 dv। तो हमको dv एंड dx की वैल्यू मिल गई यहाँ से, एंड y dy की वैल्यू t के फॉर्म में मिल गई। देखिए y dy इज इक्वल टू dt/2 एंड x dx इज इक्वल टू -dv/2। क्लियर, इस दोनों की ज़रा सा वैल्यू को पुट कर दें, फिर देखें इंटीग्रेशन कैसे होगा। अगर आपको सब चीज़ें क्लियर हो रही है तो आप इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो लेफ्ट हैंड साइड था, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। y dy की जगह पे dt हो जाएगा, dt/2 यहाँ पे हो गए, एंड 1 + y² को हमने t सपोज किया था तो ये यहाँ पे आ जाएगा। फ्रॉम राइट साइड इस x dx की वैल्यू -dv/2 है, सो -1/2 1/v dv ना। 1 - v x² इज इक्वल टू v एंड x dx इज इक्वल टू dv/2 -dv/2 प्लस एक कांस्टेंट आपका c है। तो अब देखिए हमने c लिया था ना अभी कांस्टेंट, अभी हम थोड़ा सा कांस्टेंट को चेंज करेंगे तो आपको बात समझ में आ जाए कि हम कांस्टेंट को क्यों इस तरीके से चेंज कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/t dt इज इक्वल टू log t। एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में, आप लोगों ने पढ़ा होगा, 1/x dx इज इक्वल टू log ऑफ x। तो ये पूरा खेल होता है। तो अगर t के फॉर्म में फंक्शन है तो log t मिलना है, v के फॉर्म में फंक्शन है तो log v आएगा। हमारा लेफ्ट फंक्शन आपका t के फॉर्म में, राइट फंक्शन v के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 1/2 log ऑफ t प्लस 1/2 log ऑफ v। एक चीज़ ज़रा सा देखिएगा, अक्सर इस लेवल पे बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है कि आंसर मैच नहीं कर रहा है। कांस्टेंट के साथ ही वो खेल होता है, बाकी सारी चीज़ें तो आपकी मैच हो जाएंगी। तो ज़रा से समझिएगा, अगर आपका फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, ये सारे फंक्शन लॉग के फॉर्म में है तो कांस्टेंट को भी लॉग के फॉर्म में मान लीजिए, तो आपका क्वेश्चन ईजिली सिंप्लीफाई हो जाएगा। सपोज़ यहाँ पे हमको साइन t मिलता, यहाँ पे साइन v मिलता, तो हम इस फंक्शन को साइन c के फॉर्म में लिखते हैं। ये tan t के फॉर्म में आता, tan v के फॉर्म में आता, तो tan c लिखते हैं। मीन्स जैसे हमारे इंटीग्रेशन वाले फंक्शन मिल रहा है उसी फॉर्म में कांस्टेंट को मान लेने से इजी हो जाएगा बस। बाकी एग्जैक्ट आंसर मैच करना होगा तो वो प्रैक्टिस से आप समझ जाइएगा कि क्या सपोज करना बेटर रहेगा। ओके, इस माइनस को लेफ्ट में भेजते हैं, 1/2 log ऑफ t प्लस 1/2 log ऑफ v। दोनों में 1/2 आएगा तो log कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू log ऑफ c। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2 log ऑफ t एंड v इज इक्वल टू log ऑफ c। अब यहाँ से 1/2 log की प्रॉपर्टी अगर अप्लाई कर दिया जाए तो ये पावर के फॉर्म में आ जाएगा, log ऑफ t v पावर हाफ इज इक्वल टू log ऑफ c। अब देखिए log c मानने से एक बेनिफिट ये हो गया कि इसको हम कंपेयर कर लेंगे तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा t v पावर हाफ इज इक्वल टू c। ये इजी हो गया। तो अभी तो यहाँ पे हमको नहीं समझ में आ रहा था कि यहाँ पे log के फॉर्म में फंक्शन मिलेगा तो हमने सिंपली c कर लिया। बट जब ये देखा कि सब दोनों फंक्शन हमारा log के फॉर्म में आ रहा है तो कांस्टेंट को भी log c मान लेना बेटर था, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे उसको कंपेयर करना इजी हो जाता है। अच्छा, हमने t किसको सपोज किया था, t था 1 + v² के इक्वल एंड v इज इक्वल टू 1 - x²। तो t एंड v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाए इधर, t इज इक्वल टू 1 + v², 1 + v²
एंड v इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बाकी ये रूट है तो इसको हम स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/2 पावर में थी, ये भी आंसर माना जाएगा। और अगर इसको इस तरीके से लिख दिया जाए 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। आप इसको सी स्क्वायर लिखिए, सी डैश लिखिए, या आपके बुक के अकॉर्डिंग के दिया गया है तो के लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो कांस्टेंट है, उसका स्क्वायर करेंगे तो भी कांस्टेंट आएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो भी कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट के साथ कभी कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ और सिर्फ जो वेरिएबल फंक्शन है उसके बारे में सोचिएगा, वो फॉर्म आपका सही बन रहा है कि नहीं। ठीक, ये हो गए हमारे थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपके फोर्थ में भी है, फिफ्थ में भी है। फिफ्थ में 1 2 3 पार्ट है और काफ़ी क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं। तो इसमें तो क्लियर है कि आप कॉस वाई साइन वाई इस तरीके से अरेंज कर दीजिए, डी को कॉस एक्स के पास भेज दीजिएगा तो सॉल्व हो जाएगा। बट पहले ये सारी चीज़ें राइट में लेके आइए, उसके बाद रीअरेंज करिए, ऐसे नहीं कर दीजिएगा, ऐसे मिस्टेक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 में ये भी क्वेश्चन अच्छा है और ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 का ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन थर्ड पार्ट, पहले इसको नोट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं किस तरीके से इसका सोल्यूशन होगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 थर्ड पार्ट। तो सबसे पहला काम, इस टर्म को हम राइट साइड ले जाएंगे, उसके बाद इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। आप dx के टर्म को भी राइट साइड ले सकते हैं और dy के टर्म को भी ले जा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं उससे पड़ेगा। आइए इसको नोट कर लेते हैं पहले। ओके, ये आपका हो गया फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसको हमने थोड़ा सा अरेंज कर लिया ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। इसको ट्रांसफ़र कर दिया और सारे x वाले टर्म dx के पास कर दिए और सारे y वाले टर्म हमने dy के साथ कर दिए। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अभी ये इंटीग्रेट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 है। तो सबसे पहला काम तो इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अगर आप डिवाइड कर लीजिए, जो रिजल्ट आए क्वेश्चन के फॉर्म में वो लिख दीजिए, वो भी चलेगा, या प्लस माइनस 1 करके इसको सेट कर लिया जाए, उसके बाद सॉल्व किया जाए, वो भी चल सकता है। देखिए ये दोनों टर्म को हमने एक्स स्क्वायर को एक्स माइनस 1 से डिवाइड कर दिया, तो कोशेंट एक्स प्लस 1 रिमाइंडर 1 आया, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट टर्म की जगह पे, डी एक्स वाले टर्म की जगह पे। और यहाँ पर कोशेंट वाई माइनस 1 मिल रहा है, तो इसको लिखा जा सकता है वाई माइनस 1 प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1। तो ये दोनों फंक्शन हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरीके से मिल जाएगा। ऐसे इंटीग्रेट करना फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा। ओके, अब हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब ज़रा से इसको हमको इंटीग्रेट करना होगा। साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया, बाकी डिवाइड करने पे जो आया वो लिख दिया। यहाँ पे माइनस था, ये ध्यान दीजिएगा, प्लस एक कांस्टेंट का यूज़ कर लेते हैं प्लस सी के फॉर्म में। ठीक, अब ज़रा सा आइए इसको इंटीग्रेट कर लें। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स, इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग, तो इसका लिखा जा सकता है लॉग ऑफ एक्स माइनस 1, लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस, इसको रहने देते हैं ब्रैकेट में क्योंकि माइनस है, बाद में इसको रीअरेंज कर लेंगे। वाई स्क्वायर अपॉन 2, वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वाई प्लस लॉग ऑफ वाई प्लस 1, वाई प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट है हमारा सी। अच्छा, ये तो सीधा सीधा हमने इंटीग्रेट कर लिया। अब हमको इसको रीअरेंज करना होगा और उस फॉर्म में लाना होगा जिस फॉर्म में हमारा आंसर आ रहा है। आइए ध्यान से एक एक स्टेप लिखते हैं। एक्स स्क्वायर और ये माइनस वाई स्क्वायर है, लेफ्ट में आएगा तो ये भी प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना। नाउ प्लस एक्स और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, प्लस वाई राइट साइड में है, लेफ्ट में आएगा तो माइनस वाई हो जाएगा, मीन्स एक्स माइनस वाई। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 ये बचेगा, लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 एंड राइट साइड में माइनस लॉग एक्स, ये वाला टर्म है तो माइनस, जब लेफ्ट में आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस लॉग ऑफ वाई प्लस 1। और राइट साइड में क्या बचता है, अब कांस्टेंट रह जाता है। बस ये आपका आंसर हो गया। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहिए तो लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी, लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए डॉट बी। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स माइनस वाई प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, सॉरी एक्स माइनस 1 वाई प्लस 1।
इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर इस फॉर्म तक आप पहुंच गए तो बस आपका आंसर कंप्लीट हो गया। सी के बारे में यहाँ पर भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वो सी आपका सेट हो जाएगा। मेन मकसद बस इतना है कि आप इंटीग्रेट करते वक्त सारी चीज़ों को एक्यूरेट रखिए। जहाँ पे कुछ सपोज करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, उन सब चीज़ों पे ज़रा सा अलर्ट रहिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, ये तो ऑलरेडी इधर है तो y से डिवाइड कर देंगे और ये पूरा टर्म x वाला इसको यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद t सपोज कर लीजिएगा, आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा आपको फैक्टराइज करना होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ से 1 कॉमन होगा तो 1 माइनस एक्स बच गया, और y कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स एज ए कॉमन फैक्टर हो जाएगा, 1 प्लस वाई आपका अनदर फैक्टर हो जाएगा। उसके बाद दोनों से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा या डिवाइड वगैरह जो होना होगा ये कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है, सॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, आइए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, बाकी काम आप लोग अपने से कर लीजिएगा। ओके, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहला काम क्या करना है, हमको राइट साइड को फैक्टराइज करना है ताकि हम x एंड y के फंक्शन को अलग अलग कर सकें। अभी x और y को हम अलग नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर x y दोनों एक साथ आ रहा है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी एक टर्म से हम डिवाइड कर दें तो दूसरे वाले में कोई फ़र्क नहीं पड़े। और सेकेंड टर्म से y कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया 1 माइनस एक्स, ये हो गए आपके 1 माइनस एक्स 1 प्लस वाई। तो ये सब चीज़ें तो बहुत बेसिक है, क्लास 12 स्टैंडर्ड से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है आपको। ना अब इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, x एंड y के फंक्शन को dy dx के साथ रखा जा सकता है। तो ये हमारा हो जाएगा dy अपॉन 1 प्लस वाई, ऐसे हो गए, एंड राइट साइड में 1 माइनस एक्स dx। अब हमको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है और एक कांस्टेंट का यूज़ कर लेना है। 1 प्लस वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 1 प्लस वाई, क्योंकि 1 प्लस वाई को हम कुछ सपोज करेंगे, t सपोज कर लेंगे तो लॉग ऑफ 1 प्लस वाई मिल जाएगा। इसमें 1 का इंटीग्रेशन x एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक कॉन्स्टेंट c। बस ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 7 तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 का मैंने सॉल्व किया हुआ है ताकि वीडियो जल्दी से हमारी कंप्लीट हो जाए, चैप्टर कवर हो जाए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 के सोल्यूशन को एक्सप्लेन कर देते हैं, क्या कहा जा रहा है इसमें। 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स एंड 1 प्लस वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी उसने फैक्टराइज किया हुआ है, सिर्फ हमको इसको रीअरेंज करना है। तो सबसे पहला काम क्या, इस टर्म को राइट साइड में ले जाइए। उसके बाद देखिए डी वाई डी एक्स के सारे फंक्शन अलग अलग हो सकते हैं कि नहीं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए इसको हमने राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ पर हमारा डी एक्स है, यानी कि सारे x वाले फंक्शन लेफ्ट में आने चाहिए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। और यहाँ पर डी वाई था तो ये y वाले फंक्शन राइट साइड में आना चाहिए। ये इतना काम तो सीधा सीधा हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करने का मेथड, फिर से वापस आप इंटीग्रेशन के टॉपिक पे जाइएगा। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, एंड 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गए। थोड़ा सा हमने इधर उधर कर दिया है, उससे कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा नहीं, खाली समझाने के लिए कि y के फंक्शन लेफ्ट में, x के फंक्शन राइट साइड में रखे जाएँ तो बेटर है। बाय द वे ये इंटीग्रेट करना है अब हमको, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटीग्रेट करेंगे तो tan इनवर्स y मिल जाएगा। इसमें 1 प्लस वाई स्क्वायर को t सपोज कर लीजिएगा या कोई और वेरिएबल t u v जो आपको समझ में आए s, उस हिसाब से आप इसको सपोज करके इंटीग्रेट कर लीजिए। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर को अगर हम t सपोज कर लेंगे तो वाई डी वाई की वैल्यू मिल जाएगा डी टी अपॉन 2। तो ये इतना काम आप रफ पे करके चेक कर लीजिए, बट वो आपका रफ नहीं होगा, वो आपका एज ए फेयर वर्क होगा। अगर डायरेक्ट कर सकते होंगे तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लीजिएगा, अदरवाइज उसी शीट पे जिस पे आप बोर्ड एग्जाम में सॉल्व कर रहे होंगे उसी शीट पर साइड में साफ साफ सॉल्व करके दिखाइएगा इसको। डायरेक्ट कर सकते होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये रफ वर्क नहीं है, ठीक है ना। 1/2 डी टी। अच्छा, यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x हो गए, एंड x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में फिर से इसको कुछ सपोज कर लेते हैं। हम यहाँ पे t सपोज कर चुके हैं इसलिए यहाँ पर u मान लेते हैं, ठीक। tan इनवर्स y log ऑफ t, tan इनवर्स x ये log ऑफ u हो जाएगा। अब इसको हमको जैसा सेट करना है, सारे माइनस प्लस का ध्यान देते हुए log को एक जगह कर ले, tan को एक जगह कर ले, ताकि हम tan एंड log का फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। तो इसमें tan इनवर्स x tan इनवर्स y को एक जगह कर लिया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का रूल लग जाएगा।
यहाँ पर माइनस है, लेफ्ट में आएगा प्लस होगा और 1/2 कॉमन हो जाएगा। टी की वैल्यू क्या थी 1 + y² एंड यू की वैल्यू क्या थी 1 + x²। तो ये पावर हाफ का मतलब रूट ये हो गए, इस पावर हाफ का मतलब ये रूट हो गए, लेफ्ट में लाया प्लस हो गए और log a + log b = log a.b का रूल लग गया। तो बस ये आपका आंसर हो गया। इतने ही काम आपको इस क्वेश्चन में करना था। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, लेकिन सबसे पहला काम ये राइट साइड में ट्रांसफ़र कर लीजिए। उसके बाद x के फंक्शन dx के साथ आएंगे, y वाले फंक्शन dy के साथ आएंगे। फिर आप खुद ही देख लीजिएगा कि हम किसको सपोज कर लें कि हमारा दूसरा फंक्शन t या u या v या s कुछ फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो हमारा इंटीग्रेट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा लाइए 9 को बना के देखते हैं कि क्या सपोज करेंगे। पूरा नहीं सॉल्व करेंगे बट थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको किस तरीके से ये सिंप्लीफाई किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये आपका 9 क्वेश्चन हो गया। अब हमको क्या करना है, इस टर्म को ट्रांसफ़र कर देना है राइट साइड, यानी कि dx के टर्म एक तरफ हो जाए और dy के टर्म हमारे एक तरफ हो जाए, ताकि हम फंक्शन को x के फंक्शन को और y के फंक्शन को dx और dy के साथ रीअरेंज कर सकें। तो ये हमने लिख लिया लेफ़्ट फंक्शन को राइट साइड में ट्रांसफ़र करके। अब देखिए यहाँ पर हमारा dx है तो सारे x वाले फंक्शन dx की तरफ आने चाहिए। यहाँ पर हमारा dy है तो सारे y वाले फंक्शन dy की तरफ आने चाहिए। यही रूल है। ये कितना हो जाएगा sec² x dx डिवाइडेड बाई tan x सेम एज हियर sec² y dy डिवाइडेड बाई tan y। ये इतना काम आपको करना होगा, इसी की प्रैक्टिस करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन में। इंटीग्रेट कर लिया प्लस एक कांस्टेंट का यूज़ होगा वो कर लिया। अब अगर tan x को इंटीग्रेट कर दें, इसका इंटीग्रेशन sec² x tan x का इंटीग्रेशन अगर आपको आता है तब तो ठीक है, अच्छी बात है, अदरवाइज़ थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस मांगेगी आपको। तो tan x को अगर हम सपोज कर लेंगे तो tan x dx मिल के tan x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। जैसे ये सपोज कर लेते हैं tan x को t ना, इसको हम t सपोज कर लें तो sec² x dx मिलकर dt हो जाएगा। तो यानी कि क्वेश्चन आपका ऐसे बन जाएगा 1/t dt। इसी तरीके से tan y को हम सपोज कर लेते हैं u, तो हमारा इंटीग्रेशन फंक्शन ऐसे चेंज हो जाएगा 1/u du। तो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन लॉग के फॉर्म में आएगा, इसका इंटीग्रेशन लॉग के फॉर्म में आएगा। तो बेटर ये है कि कांस्टेंट को भी हम लॉग के फॉर्म में लिख लें, ताकि यहाँ पे जो लॉग आए, यहाँ पर जो लॉग आए वो इस लॉग से कंपेयर करके हटाया जा सके। बट log a.b या log a प्लस log b वाला रूल जब फॉलो करेंगे तभी कंपेयर होगा। अभी डायरेक्ट ने काट दिया, वो काम नहीं करना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 की इतनी हिंट आई थिंक काफ़ी है, इससे आप सॉल्व कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये है क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन ज़रा सा अच्छा है, इसकी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में बहुत कम टाइम मिलता है कुछ सोचने के लिए या डिसाइड करने के लिए, तो प्रैक्टिस ज़रूरी है। dy/dx e⁻x - y प्लस e⁻2 log of x - y। ज़रा सा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में एग्ज़ाम में ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए किसी से भी। यहाँ पर दिया गया 2 log x - y। अक्सर दिमाग में क्या चलता है हम लोगों के, जैसे यहाँ e⁻x - y एज ए कॉमन फंक्शन है, e की पावर में x - y एज ए फंक्शन है। बट यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि log के साथ x - y कंबाइंड फॉर्म में आ रहा है, ऐसा नहीं। log के साथ सिर्फ x है, अलग से -y को ऐड किया गया वहाँ पर। बट log के साथ कौन सा फंक्शन आ रहा है, x। इस -y का log के साथ कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि ये पावर 2 जो है, ये पावर के फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ x के ऊपर जाएगा। y किसकी पावर है, e की, e⁻−y बनेगा। तो ये चीज़ जैसे इसमें ध्यान देने की है, इसको एग्ज़ाम में अगर आए तो ध्यान दीजिएगा। अगर log ऑफ x - y लिखना होता तो x - y को वो ब्रैकेट में लिखा गया होता, तब जाके log दोनों के साथ माना जाता, वरना log जिसके साथ है वहीं पे माना जाएगा। यहाँ पर तो ऑलरेडी पावर के फॉर्म में उन्होंने नोटेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो हमको कुछ सोचने ही नहीं है कि e पावर के फॉर्म में है या x और y पावर के फॉर्म में है या बेस के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्लियर है कि पावर के फॉर्म में है। बट यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि log x के साथ है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 जैसे केयरफुल रहिएगा। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। ओके, ये हो गया आपका 10 क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया था। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया,
बस इतना करना है आपको कि x के फंक्शन और y के फंक्शन जितना अलग कर सकते हो अलग कर लीजिए। बस इस चैप्टर का मेन काम आपको यही करना है। ई पावर एक्स अपॉन ई पावर वाई इसमें हो गए, और ई पावर 2 log x अपॉन ई पावर वाई। अपॉन में क्यों आ रहा है? क्योंकि पावर आपके निगेटिव है, तो वो तो बेसिक एक्सपोनेंट का रिलेशन है। नाउ ई पावर वाई आपका एलसीएम हो जाएगा। जब ई पावर वाई से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लेफ्ट में आ जाएगा डी वाई वाले टर्म के साथ। नाउ डी एक्स को हम राइट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। मीन्स क्या बन गया हमारा? साइन ऑफ इंटीग्रेशन ई पावर वाई डी वाई एंड ई पावर एक्स प्लस 2 log x स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए 2 की पावर यहाँ पे लॉग के रूल से आ जाएगी यहाँ पर। अच्छा, ई पावर वाई का इंटीग्रेशन ई पावर वाई होता है, ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स, कोई चेंज नहीं होता है। ज़रा से ये टर्म याद रखिएगा, ई लॉग एक्स एक तरह से कह दीजिए कि ये एक दूसरे को एलिमिनेट कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ जिस टर्म का लॉग लिया जा रहा है वही टर्म आपका बचेगा, यानी कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा। वरना यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएगा कि इसको इंटीग्रेट कैसे करें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में ज़रा सा अलर्ट रहिएगा, टिक कर लीजिएगा बुक पे ताकि प्रैक्टिस इसकी अच्छे से की जा सके। नाउ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, एक्स क्यूब अपॉन 3 आएगा। दो काम आपको करना है। पहले तो यहाँ पे इस y को समझिएगा कि ये सिर्फ e की पावर में है, इसका log से कोई मतलब नहीं है। और दूसरा ये कि जब पावर ऊपर चला गया तो e एंड log x जस्ट एलिमिनेट टू ईच अदर, जस्ट ओनली राइट हियर एक्स स्क्वायर एंड इंटीग्रेट द एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन ईजी है बट एक आध स्टेप ऐसे हैं जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 हो गए, 11th 12th। ये सब भी क्वेश्चन सीधा सीधा है, आपको इसको रीअरेंज करना होगा, राइट साइड में ले जाइए और डी वाई और डी एक्स के फंक्शन को अलग कर लेते हैं। ठीक है ना? 13 क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। जैसे 13 है वैसे ऊपर के भी एक आध क्वेश्चन लग जाएंगे। सो लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 13। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहला काम क्या किया, यहाँ पर डी वाई है, डी एक्स है, डी एक्स मीन्स डी एक्स को पहले एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं। तो डी एक्स चला गया राइट साइड, डी एक्स कॉमन कर लिया, उसके बाद इस तरीके का हमारा कुछ रिजल्ट बचता है। अब हमको क्या करना है, सारे x के फंक्शन एंड y के फंक्शन को अलग करना है। तो यहाँ से हमने देखा कि x y हमारा कॉमन हो रहा है। मेन मकसद तो x को कॉमन लेना था, बट चलिए y भी कॉमन ले लिया गया, कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। इसको रीअरेंज किया 1 अपॉन वाई, वाई माइनस 1 डी वाई एंड x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, अब इस टर्म का इंटीग्रेशन की फिर से बात होगी। तो अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन आता है तब तो बेस्ट है, अदरवाइज़ थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन वाले टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा। आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे ब्रेक करके ये टर्म हमारा मिलेगा। देखिए इसी फॉर्म में हमारा क्वेश्चन था ना, 1 अपॉन वाई माइनस वाई इन ब्रैकेट वाई माइनस 1। अब इसके दो फैक्टर y एंड y माइनस 1 दोनों आपके लीनियर फैक्टर हैं, सिंपली पावर 1 के फॉर्म में। तो इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन होगा a अपॉन वाई एंड b अपॉन वाई माइनस 1 के फॉर्म में हो जाएगा। एंड b की वैल्यू निकालनी है। कैसे वैल्यू निकलेगी, 1 अपॉन वाई वाई माइनस 1 एंड बाई टेकिंग LCM a वाई माइनस 1 प्लस बी वाई। अब अगर डिनोमिनेटर को कैंसिल कर दें तो ये हमारा फंक्शन इस तरीके से बनेगा, जहाँ से हमको a एंड b की वैल्यू चाहिए। तो इसको सॉल्व करने का 2-3 मेथड है। पहला तो ये है कि अगर से ये लीनियर फॉर्म में है तो सिंपली एक बार हम y माइनस 1 को 0 रखेंगे। आइए दोनों मेथड देख लेते हैं। y माइनस 1 को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी 1। अब अगर इस पूरे रिलेशन में y की वैल्यू 1 पुट कर दी जाए तो देखिए क्या हमको मिलता है, 1 a इंटू ये 0 हो जाएगा क्योंकि y माइनस 1 को हमने 0 लिया है, a इंटू 0 प्लस b इंटू वाई की वैल्यू क्या है, ये 1। तो यहाँ से हमको b की वैल्यू पता चल गई। b की वैल्यू क्या मिल गई, b इज इक्वल टू 1। अब अगर हम इस टर्म को y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 0 पुट करने पर 1 a 0 माइनस 1 प्लस b इंटू 0, वाई की वैल्यू 0 रखिए ना, तो हमको मिल गई a इज़ इक्वल टू माइनस 1। तो हमें a एंड b दोनों की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो अब जो हमारा ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में था, यहाँ पर हम a की वैल्यू पुट कर देंगे, b की वैल्यू पुट कर देंगे, तब तो उसके बाद हम सीधा सीधा इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक मेथड ये हो गया। सेकंड मेथड क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने का, वो भी समझ लेते हैं ताकि आपको किसी और क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना आए।
सबसे पहला काम इस इक्वेशन से, यहाँ से हमको ज़रा सा y वाले टर्म एक जगह करने हैं एंड कांस्टेंट टर्म को एक जगह करना है। मीन्स क्या है, 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, तो y कॉमन ले लीजिए, a प्लस बी बचता है एंड माइनस a बचता है ना। अच्छा, लेफ्ट में तो y है नहीं, यानी कि यहाँ पर हम 0y सपोज कर सकते हैं ना, 0y प्लस 1। अब यहाँ पर y का कोफिशिएंट 0, यहाँ पे y का कोफिशिएंट a प्लस बी। यहाँ पे कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ y एंड कोफिशिएंट ऑफ y, मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड कांस्टेंट टर्म ये है, कांस्टेंट टर्म ये है, मीन्स माइनस a इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू -1। तो a की वैल्यू मिल गई -1, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1। तो देखिए वैल्यू वही आ रही है जो पहले आई थी। एक मेथड ये था आपका और एक मेथड ये है सॉल्व करने का। अच्छा, ये वाला मेथड तो तब हम सॉल्व कर सकते हैं जबकि हमारे यहाँ पे जो फैक्टर है वो लीनियर फॉर्म में है, बट जैसे ही हमारा फैक्टर क्वाड्रेटिक फॉर्म में आएगा या क्यूबिक फॉर्म में आएगा तब हमको इस मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों मेथड आप जानते रहिए ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपका टाइम बच जाए उसको सॉल्व करने का, डायरेक्ट आप उसी मेथड पे चले जाइए जो मेथड वहाँ पे अप्लाई हो सकता होगा। आइए वापस सोल्यूशन पे आते हैं। हमको a की वैल्यू -1 मिली है, b की वैल्यू y-1 मिल रही है, इसमें रखते हैं और पार्शियल फ्रैक्शन से फिर उसके बाद फिर इंटीग्रेट कर लेंगे। ओके, अब हमको क्या था, a की वैल्यू -1 मिल गई थी तो यहाँ पे माइनस आ गया, और b की वैल्यू +1 मिली थी तो यहाँ पे b की वैल्यू आ गई। राइट साइड में इंटीग्रेट करने का, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 - x² को जब हम t सपोज करेंगे तो x dx मिलकर dt/2 बना देगा। ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन log y-1, y का इंटीग्रेशन log y, और इसको t सपोज करने पे 1/t dt/2 मिल रहा है, इसका इंटीग्रेशन log ऑफ t हो जाएगा। जब इतना इंटीग्रेट हमने कर लिया तो उसके बाद ये ध्यान दिया कि यहाँ पर भी log है, इसमें भी log है, इसका इंटीग्रेशन भी log के फॉर्म में आएगा, तो जो कांस्टेंट टर्म है वो भी हमने log c के फॉर्म में लिख दिया। ठीक, तो ये सॉल्व log c लगाना इजी होगा। अभी इससे पहले के क्वेश्चन में बता चुके हैं कि क्यों log c हम लोग लिख रहे होते हैं, ताकि बाद में log को हटाया जा सके। अच्छा, यहाँ पे log का रूल लग गया, log a माइनस log b इज इक्वल टू log a/b प्लस इसका इंटीग्रेशन log t प्लस log c। अब यहाँ पर माइनस आ रहा था तो ये टर्म आपका लेफ्ट में आएगा, 1/2 का रूट ऑफ log t हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1 - 1/y आ जाएगा। अच्छा, t की वैल्यू क्या थी, 1 - x², तो log ऑफ a प्लस log ऑफ b इज इक्वल टू log ऑफ c, मीन्स log ऑफ a इंटू b इज इक्वल टू log ऑफ c। अब अगर कंपेयर कर दें तो कितना बन गया, y-1 इंटू 1 - x² c। इसको चाहिए तो आप यहाँ पे भी भेज सकते हैं, cy हो जाएगा, अदरवाइज इसी फॉर्म में रहने दीजिएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम एज ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15। 15 में तो फिर से रीअरेंज करना है, आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, काफ़ी कुछ इसने फैक्टराइज कर ही दिया, खाली इधर उधर करके सेट करके इंटीग्रेट कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 जैसा ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पर टिक कर लीजिएगा। यहाँ पर डेरिवेटिव ऑपरेटर के साथ लॉग लगा हुआ है, तो सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि लॉग के साथ dy dx है तो क्या करेंगे, बट ये ध्यान दीजिएगा अगर लॉग का बेस कुछ नहीं है तो उसके बेस को e माना जाएगा, मीन्स log ऑफ dy dx बेस e, log ऑफ dy dx बेस e। तो अगर e है तो इसको लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो e पावर ax प्लस by बन जाएगा। ऐसे यहाँ पर e पावर 3x - 5 हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन तो ये आपको वेरिएबल के फॉर्म में, ये स्पेशली यहाँ पर कांस्टेंट नंबर आ गया 3 और 5, तो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं दोनों में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16, और डी डी एक्स लॉग ऑफ dy dx इज इक्वल टू x प्लस by का ना, यहाँ पे बेस e होगा, तो इस बेस को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो e पावर ax प्लस by इज इक्वल टू dy dx। जैसे पहला क्वेश्चन ब्रेक किया था, e पावर ax इंटू ई पावर by। अब y वाले टर्म और x वाले टर्म एक जगह कर लीजिए dx dy के साथ, और एक कांस्टेंट का यूज़ कर लीजिएगा, यहाँ पे कांस्टेंट c लगा देते हैं, यहाँ पे भी कांस्टेंट c आएगा। इसका इंटीग्रेशन करते वक्त by माइनस by को आपको कुछ सपोज करना होगा, सपोज माइनस by इज इक्वल टू t, यहाँ पे लगा देते हैं माइनस by इज इक्वल टू, अगर हम t सपोज कर लेंगे तो मिल जाएगा dy इज इक्वल टू माइनस dt/b ना। इसी तरीके से इसको कुछ सपोज करेंगे, सपोज u, तो यहाँ पे माइनस है नहीं तो सिर्फ इतना ही चेंज होगा कि यहाँ पे हमको 1/a मिल जाएगा du के साथ।
इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया 1/b ई पावर टी डी टी, और ये 1/a ई पावर u डी यू, प्लस आप चाहिए तो e की पावर में भी c कांस्टेंट को लिख सकते हैं, e पावर c लिखा जा सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे आंसर वो भी माना जाएगा, बट अभी हम c लिख रहे हैं, कोई लेना देना उससे ज़्यादा है नहीं। e पावर t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा e पावर t होगा, एंड e पावर u का इंटीग्रेशन e पावर u होना है, प्लस कांस्टेंट c। अब बाकी t एंड u की वैल्यू पुट कर दी जाए 1/b ई पावर माइनस बी वाई प्लस 1/a ई पावर a एक्स। अगर आप इसकी पावर को सेट करना चाहिए, पॉजिटिव बनाना चाहिए, ट्रांसफ़र इधर उधर करना चाहिए, तो वो आपकी अपनी चॉइस है, अपनी टाइम और ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको रीअरेंज कर लीजिए। क्लियर? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, डी वाई डी एक्स कॉस क्यूब साइन पावर 4x प्लस 2x रूट ऑफ 2x प्लस 1। ये क्वेश्चन तो देखिए बहुत इजी है, कुछ इसमें करना ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके x वाले फंक्शन है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे, हमको रिजल्ट मिल जाएगा। आइए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, बट इसको कोशिश करिएगा अपने से सॉल्व करने की, क्योंकि इसमें बाकी और कोई काम नहीं करना है सिवाय इंटीग्रेशन के। बट एक प्रॉब्लम हो सकती है, कॉस क्यूब एक्स साइन पावर 4x को इंटीग्रेट करते वक्त आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है। तो आइए इसके सोल्यूशन को देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया डी वाई डी एक्स कॉस क्यूब एक्स साइन पावर 4x प्लस एक्स रूट ऑफ 2x प्लस 1 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन राइट हियर एज डी एक्स साइन ऑफ इंटीग्रेशन एंड यूज ए कांस्टेंट c। क्लियर? ओके, इसका इंटीग्रेशन y हो जाएगा, बाकी और कुछ y के साथ होना नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि हम अगर cos क्यूब x को cos स्क्वायर x ऐसे लिखते हैं, cos स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स, ये सिर्फ cos क्यूब x की जगह पे लिखा है, cos स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स। और साइन पावर 4x हमारा बिल्कुल उसी तरीके से है, ये वाला cos x भी यहाँ लिखा गया है, ये cos x यहाँ पे लिख दिया है, बट जो cos स्क्वायर था इसको चेंज कर लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में। ये इंटीग्रेशन ज़रा सा समझिएगा बात को, बाकी और कोई चेंज नहीं हुआ है। अब हम क्या सपोज करेंगे, साइन एक्स को t मान लेते हैं। देखिए साइन एक्स को t मानने पे क्या बेनिफिट हुआ कि इसका इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन हो गया cos x dx dt, मीन्स cos x dx मिलके हमारा dt बन जाएगा। cos x ये हमने एक रोका था ना, तो cos x और dx ये दोनों फंक्शन हमारा मिलाकर dt बना देता है, प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर टी पावर 4, क्योंकि साइन एक्स को t माना हुआ था। ये तो फंक्शन हो गया ट्रिग्नोमेट्रिकल वाला फंक्शन, सिंप्लीफाई हो गया। अब यहाँ पर x रूट ऑफ 2x प्लस 1 है, तो अगर रूट वाले फंक्शन को t सपोज कर लें, t तो मान चुके u मान लेते हैं, तो ये dx इज इक्वल टू 1/2 du बन जाएगा। रूट के अंदर जो फंक्शन आ रहा है सिर्फ उसको हमने u सपोज किया है, तो ये हमारा t वाला फंक्शन हो गया, और इसका इंटीग्रेशन हो गया 1/2 du। इसको u माना था तो ये हो गया, और यहाँ से x की वैल्यू निकाली जाए, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x इज इक्वल टू u माइनस 1, तो x इज इक्वल टू u माइनस 1/2, ये यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी गई है। अब तो सीधा सीधा काम है, आपको अलजेब्रिक फंक्शन के फॉर्म में इंटीग्रेट कर देना है बस। t पावर 4 का इंटीग्रेशन, t पावर 4 का इंटीग्रेशन t पावर 5/5, t पावर 6 का इंटीग्रेशन t पावर 7/7, u पावर हाफ u पावर 1, u पावर 3/2 का इंटीग्रेशन u पावर 5/2 बाई डिवाइडेड बाई 5/2, एंड u पावर हाफ का इंटीग्रेशन u पावर 3/2 बाई 3/2। अब उसके बाद जब सिंप्लीफाई हो जाए, इंटीग्रेट हो जाए, तो आप सारी वैल्यूज़ को पुट कर दीजिएगा। t की वैल्यू साइन x थी और u की वैल्यू क्या थी 2x प्लस 1, बस और कोई काम इस क्वेश्चन में नहीं करना था। लेकिन ज़रा सा जो cos स्क्वायर cos क्यूब x को चेंज किया था साइन क्यूब x में, वो बात को समझिएगा कि कैसे cos को साइन के फॉर्म में चेंज करके साइन x को t मानना है। तो वो एक चीज़ यहाँ पर ज़रा सा अंडरलाइन कर लीजिएगा, ताकि ये कन्फ्यूज़न आपको एग्ज़ाम टाइम में नहीं हो। एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम रहता है, प्रॉब्लम यही है। इस टाइम को मैनेज करने के लिए ही आपको प्रैक्टिस करनी होगी, बाकी क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, बट टाइम की ध्यान देना है। अच्छा, अभी तक के क्वेश्चन में क्या था, सिंपली आपसे ये कह रहा था कि एक जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करिए, मीन्स उसमें से dy dx जो ऑपरेटर टर्म होता है उसको हटा के
सिंपली इक्वेशन को एक्स वाई और कांस्टेंट के फॉर्म में लिखना है। तो वो तो जनरल सोल्यूशन था। बट अब 22nd क्वेश्चन से क्या कह रहा है, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन का मतलब हो गया स्पेशली कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको निकाल के रखनी होगी, कोई पर्टिकुलर वैल्यू जो भी अकॉर्डिंग टू कंडीशन होगी। इससे पहले के क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं दे रहा था, तो वो जनरल सोल्यूशन था। यहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यूज पूछ दी गई है तो पर्टिकुलर सोल्यूशन पूछा जा रहा है। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन में क्या करना है, जो भी लास्ट मोमेंट पे हमारा रिजल्ट मिलेगा उसमें हम कांस्टेंट की वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 फर्स्ट पार्ट, cos y dy प्लस cos x sin y dx इज इक्वल टू 0 एट y π/2 इज इक्वल टू π/2। इसका क्या कॉन्सेप्ट का सेंस है ये समझ लेते हैं। यहाँ पे जैसे फंक्शन ऑफ y है, उस y की वैल्यू मिल रही है, तो फंक्शन ऑफ y x के फॉर्म में है ना, तो x की वैल्यू π/2 रखने पर y की वैल्यू भी π/2 मिलेगी। यहाँ पर तो अलग अलग दे दिया है कि y इज इक्वल टू 1 पर x इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, बट सॉरी x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 1 मिल रहा है। बट यहाँ पर ये कहा गया है कि x इज इक्वल टू π/2 रखने पर जो फंक्शन ऑफ y है वो π/2 के फॉर्म में रिजल्ट देगा। तो आइए 22nd क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं सोल्यूशन इसका कैसे होगा। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन, cos y dy cos x sin y dx एट ये। तो सबसे पहला काम तो जैसे इंटीग्रेशन होता था dx dy एक तरफ होना चाहिए थे, फंक्शन ऑफ y dy के साथ होना चाहिए था, फंक्शन ऑफ x dx के साथ होना चाहिए था, वो इतना काम हमने यहाँ पे कर लिया है। साइन y को t सपोज कर लीजिए तो cos y dy मिलकर dt बना देगा। यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन इजीली cos x का इंटीग्रेशन sin x और ये माइनस आपका चला आ रहा है, बाकी कांस्टेंट हमने c सपोज कर लिया है। अच्छा, अब इसको इंटीग्रेट करने के बाद जितना काम आपने इससे पहले के क्वेश्चन में किया वो सब काम यहाँ पर करना है। बट इंटीग्रेट करने के बाद हमको y की वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू पुट कर दी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दी गई है y की वैल्यू π/2 है, x की वैल्यू π/2 रखी जाएगी। तो यहाँ पर भी π/2 रख देंगे, यहाँ पर भी π/2 रख देंगे। तो ये पूरे फंक्शन से जो हमको c की वैल्यू मिलेगी वो वापस इसी फंक्शन में ला के रखना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो एट y इज इक्वल टू π/2 लॉग साइन π/2 माइनस साइन π/2 प्लस c ना, यहाँ पे c की वैल्यू मालूम नहीं है, x और y की वैल्यू मालूम है, वो रख के देखते हैं। तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, माइनस है तो -1 हो गए, तो c की वैल्यू कितनी होगी -1। तो अगर हमको c की वैल्यू मिल गई तो फर्स्ट इक्वेशन में लाके हम c की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाएगा। लॉग ऑफ साइन y माइनस साइन x प्लस वैल्यू ऑफ c, वैल्यू ऑफ c क्या है 1, बस इसको रख दीजिए, आपका रिजल्ट मिल जाएगा, यहाँ पर 1 रखा जाएगा। ये आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया। बाकी इसको रीअरेंज जैसे करना चाहिए कर लीजिए। आइए इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देख लेते हैं, वो भी सॉल्व किया हुआ है, तो जैसे इजी से टाइम बच जाएगा सॉल्व करने का। ये क्वेश्चन दिया गया था और इसकी वैल्यू गिवन एट y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0, मीन्स x की वैल्यू 0 पुट करना, y की वैल्यू 1 पुट करना, तब जाके हमको कांस्टेंट मिलेगा। आइए पहले इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट करने में क्या रीअरेंज किया गया सारी चीज़ों को, 1 प्लस वाई यहाँ पर आ गए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो गए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप t सपोज कर लीजिए इसको, तो भी x dx की वैल्यू मिल जाएगी, या पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर लीजिए, इसको फैक्टराइज हम कर सकते हैं 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स के फॉर्म में। ठीक, इंटीग्रेट करने के बाद जो भी आपको रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट में आपको x और y की वैल्यू रखनी है। y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पे फंक्शन तो ख़त्म हो जा रहा है, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल c इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। अब c की जो भी वैल्यू है इसी क्वेश्चन में ला के रख देते हैं, तो हमको हमारा रिजल्ट मिल जाएगा 1 प्लस वाई 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर -1 है, ये ध्यान दीजिएगा। -1 का मतलब हो गया ये पावर में -1 है, उसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा। ये जगह नहीं थी इसलिए यहाँ पे लिखा गया होल पावर -1 है। ठीक, वो -1 आपका यहाँ से आ रहा है, -1 यहाँ पर है, यहाँ पर है, बाकी इस दोनों में से माइनस कॉमन लिया था, वो माइनस बाहर था ना, वो माइनस ऊपर आएगा। ध्यान दीजिएगा ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो माइनस कॉमन हो गया, तो ये लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, तो अगर प्लस होगा तो मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ वाला जो माइनस था वो चला आया पावर के पास। ठीक, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसको अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए तो बेटर है। नाउ एक क्वेश्चन और सॉल्व किया हुआ है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 डी वाई डी एक्स 2x प्लस 3y माइनस 4 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका फिर चेंज हो रहा है,
अब हम कुछ भी कर लें, अभी हम x और y सिंपली चेंज वो सेपरेट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि x वाला फंक्शन एक जगह, y का फंक्शन एक जगह हो जाए, क्योंकि वो होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम, इस फंक्शन को आपको कुछ सपोज करना होगा। हमने सपोज कर लिया 2x 3y - 4 = t। डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये 2 हो गए dy dx, और इसका कांस्टेंट है तो 0 आएगा dt dx। क्यों हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया? क्योंकि यहाँ पर हमारा dy dx गिवन था, तो अगर हमको dy dx की वैल्यू चाहिए तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। अच्छा, तो अब हमने क्या किया, dy dx की वैल्यू निकाल दी dt dx के फॉर्म में, और ये पूरा फंक्शन हमने t सपोज किया है। तो ये dy dx की वैल्यू हो गई dt/dx -2 1/2, ये रख दिया 1/3, ये रख दिया, ये 1/3 आएगा। एंड इस पूरे को t सपोज किया था तो t²। अब इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन का मेथड था उसी तरीके से। क्या हुआ, 3 को यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया और राइट साइड में इसको भेज दिया, +2 हो गए, बाकी रीअरेंज कर लिया, ये नीचे आ जाएगा, dx आपका ऊपर चला जाएगा। इसका इंटीग्रेशन का कोई मुश्किल काम नहीं है। ये इंटीग्रेशन इस फॉर्मूले पे होगा ना, 1/a² + x² dx = 1/tan 1x/a। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा, तो √3t होल स्क्वायर हो गए, एंड 2 की जगह पे √2² हो गए। 1/a tan 1 t/a, ये पूरा t टर्म है ये वाला, और इसमें भी √3 लगा हुआ है, इसलिए 1/√3 यहाँ पर आएगा, ध्यान दीजिएगा। फिर से हम √3t को u मानेंगे, तब जाके हमारा dt = du/√3 मिलेगा। यही हमने 1/√3 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको u मत मानिए, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं u माना जा सकता है, ठीक है। तो ये इंटीग्रेट करते वक्त ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी सिंपली x नहीं है या t नहीं है। अगर t होता तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, बट t के साथ भी कोई नंबर लगा हुआ है, उसको फिर से सपोज करके करिएगा तो भी आ जाएगा, और अगर आपने इंटीग्रेशन लगाया तो डायरेक्ट ये काम आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हो गया 23rd क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 27। ओके, dy dx tan² x + y। फिर से वही बात है कि यहाँ पे x + y को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तो एंगल के फॉर्म में है। तो x + y को t सपोज कर लिया, और dy dx चाहिए तो इस सारे फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, dy dx की वैल्यू मिल गई इन टर्म ऑफ t। यहाँ पे dy dx की वैल्यू पुट कर दी dt dx -1 एंड tan² t, वापस +1 हो गए, ये sec² t हो जाएगा। t वाले फंक्शन एक जगह, x के फंक्शन एक जगह इंटीग्रेट कर लिया, sec² t ऊपर जाएगा, cos² t का इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसको cos 2t के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, cos 2t के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1 + cos 2t/2 ये क्वेश्चन बनेगा। अब दोनों स्टेप को इंटीग्रेट कर लीजिए, वापस t की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका काम हो गया इसमें। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 इस तरीके से लगेगा। ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ये सारे क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ सपोज करना है। कंप्लीट टर्म को सपोज किया जाएगा, तब ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 से भी चेंज हुआ, क्योंकि वहाँ पे पर्टिकुलर सोल्यूशन पूछा था, एंड क्वेश्चन नंबर 23 से भी चेंज हो रहा है मेथड, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट टर्म को हमको किसी और फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इसका डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज 17 डी कंप्लीट होती है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स कर दीजिए या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज 17 ई। थैंक यू एवरीवन, बाय।